Hello everyone, welcome you all guys in the third video in the series of solving or analyzing the official question papers of HTET PGT English. And in our today's video we are going to discuss the official question paper of HTET PGT exam 2020. Subject specific section we are going to discuss. Total 60 questions are there. So let's start our today's video. Read the following passage. We have to read the फॉलोइंग पैसेज, हमने इस पैसेज को रीड करना है एंड देन वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. और फिर जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उनको हमने आंसर करना है. क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 98 तक, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन हैं जो आपको कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से पूछे गए हैं. तो चलिए इस 8 क्वेश्चंस के लिए हम इस पैसेज को रीड करते हैं. द मोटिवेशन होता है प्रेरणा. फॉर डीप स्पेस ट्रेवल, गहन स्थलों की यात्रा के लिए जो प्रेरणा है. इज शिफ्टिंग फ्रॉम, वो शिफ्ट हो रही है. फ्रॉम डिस्कवरी टू इकोनॉमिक्स, वो खोज से अर्थशास्त्र की ओर, वो आविष्कार से अर्थशास्त्र की ओर वो शिफ्ट हो रही है. द पास्ट ईयर्स, जो पिछले कुछ साल हैं. हैज़ सीन अ फ्लरी होता है झड़ी लगना. ऑफ प्रपोजल्स एम्ड एट ब्रिंगिंग सेलेस्टियल रीचेस डाउन टू अर्थ, पिछले कुछ सालों से कुछ प्रस्तावों की झड़ी सी लग गई है जिसमें किस पे फोकस किया जा रहा है, किस पे लक्ष्य निर्देशित किया जा रहा है. ब्रिंगिंग, लाने के लिए, जो अंतरिक्ष में जो समृद्धियां हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको नीचे लाने के लिए प्रस्तावों की एक झड़ी सी लग गई है. नो डाउट, कोई शक नहीं है. दिस विल मेक अ फ्यू बिलियनियर्स इवन वेल्दियर, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जो बिलियनियर लोग हैं, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जिनकी इनकम बिलियनियर्स में है, वो और भी ज़्यादा वेल्दी बन जाएंगे, और भी ज़्यादा धनवान बन जाएंगे. बट वी ऑल स्टैंड टू गेन, लेकिन हम क्या गेन करेंगे. द मिनरल बाउंटी, मिनरल होता है खनिजों की, बाउंटी होता है प्रेजेंट, प्राइज, गिफ्ट, वो हमको मिलने वाला है. एंड स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी कुड एनरिच अस ऑल. स्पिन ऑफ होता है गाइज एक प्रकार से अनअपेक्षित लाभ, अप्रत्याशित लाभ, जिसकी हम आशा नहीं कर सकते, वो लाभ हमको मिल सकता है. ऐसी टेक्नोलॉजीज हमको एनरिच, यानी कि हमको और भी ज़्यादा समृद्ध बना सकती हैं. तो इतना जो फर्स्ट पैराग्राफ वो आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं. बट बिफोर द माइनर्स, लेकिन जो माइनर्स हैं, जो खानों में काम करने वाले हैं, जो खदानों में काम करने वाले हैं. स्टार्ट फायरिंग अप देयर रॉकेट्स, उन्होंने उनके रॉकेट्स को फायरिंग अप ऊपर भेजना शुरू कर दिया. वी शुड पॉज फॉर थॉट, हमें इस विचार के लिए थोड़ा सोच के विचार करना चाहिए, थोड़ा रुक के विचार करना चाहिए. पॉज होता है रुकना. एट फर्स्ट ग्लांस होता है झलक में, पहली झलक में. स्पेस माइनिंग, जो ये अंतरिक्ष की खदानें हैं. सीम्स टू साइड स्टेप मोस्ट एनवायरमेंटल कंसर्न, इससे कुछ पर्यावरणीय चिंताओं का हमको सामना करना पड़ सकता है. देयर इज़ प्रोबेबली, संभवतः ऐसा हो सकता है. नो लाइफ ऑन एस्टेरॉइड्स, जो ये धूमकेतु होते हैं, इनके ऊपर कोई भी जीवन संभव नहीं है. एंड दस नो हैबिटेट्स टू ट्रेस, और इस प्रकार से कोई भी हैबिटेट नहीं है टू ट्रेस. बट इट्स कॉन्सिक्वेंस, ट्रेस होता है गाइस गार्बेज, कूड़ा कचरा. बट इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो क्या है. बोथ एयर ऑन अर्थ एंड इन स्पेस, जो पृथ्वी पर और स्पेस में दोनों जगह होंगे. मैरिट केयरफुल कंसीडरेशन, हमको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है, बहुत ही ध्यानपूर्वक सोच विचार इसके ऊपर करने की ज़रूरत है. कंसीडरेशन होता है सोच विचार. नेक्स्ट पैरा देखिए गाइस. पार्ट ऑफ दिस इज़ अबाउट प्रिंसिपल, इसका कुछ हिस्सा है सिद्धांत. सम विल आर्ग्यू दैट, कुछ ये आर्ग्यू करेंगे कि जो स्पेस के मैग्निफिसेंट डेसोलेशन है गाइस. मैग्निफिसेंट होता है शानदार, और डेसोलेशन होता है जो वीरानी, मायूसी है अंतरिक्ष में, जो मतलब कोई भी नहीं रहता वहाँ पे, एक प्रकार से अकेलापन, डेसोलेशन, बड़ी शानदार वहाँ पे एकांत जगह है. इज़ नॉट अवर्स, वो हमारी नहीं है. टू डेस्पोइल होता है चुराने की, स्टील, चुराने की. जस्ट एज दे आर्ग्यू दैट अवर प्लैनेट्स पोल्स शुड रिमेन प्रिस्टाइन, इससे क्या होगा, जो हमारे प्लैनेट्स के सिरे हैं वो हमेशा प्रिस्टाइन ही रह जाएंगे, वो हमेशा पुराने ही रह जाएंगे, हम उनका विकास नहीं कर पाएंगे. अदर्स विल सजेस्ट दैट,
कुछ ये सजेस्ट करेंगे दैट ग्लटिंग आवर सेल्स ऑन स्पेस रिचेस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव टू डेवलपिंग मोर सस्टेनेबल वेज ऑफ अर्थली लाइफ। कुछ ये हमको सलाह देंगे कि दैट ग्लटिंग क्या होता है, एक प्रकार से मतलब सिर्फ खुद का पेट भरने वाला, पेटू होकर यदि हम काम करेंगे आवर सेल्स ऑन स्पेस रिचेस, जो ये अंतरिक्ष की समृद्धि है उसको हम सिर्फ खुद पेटू बन के भी अपना काम करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल, कोई स्वीकारणीय विकल्प नहीं है टू डेवलपिंग मोर सस्टेनेबल वे ऑफ अर्थली लाइफ। पृथ्वी पर जीवन जीने का कोई ये सराहनीय तरीका नहीं है। अगला देखिए पैरा, हिस्ट्री सजेस्ट, जो इतिहास है वो हमको ये सजेस्ट करता है, वो हमको ये सलाह देता है दैट दोज विल बी हार्ड लाइन्स टू होल्ड, कि जो लाइनें पकड़ने के लिए इतनी मुश्किल होती हैं, हार्ड होती हैं, एंड इट मे बी डिफ़िकल्ट टू परसुएड, तो ये भी बड़ा डिफ़िकल्ट होगा परसुएड द पब्लिक। परसुएड होता है गाइस किसी को मनाना, पब्लिक को मनाना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा दैट सच बैरन एनवायरनमेंट्स आर वर्थ प्रिजर्विंग, कि इस प्रकार के जो बंजर पर्यावरण है वो संरक्षित करने के योग्य है। वर्थ होता है योग्य और प्रिजर्विंग होता है संरक्षित करना। आफ्टर ऑल दे एग्जिस्ट इन वास्ट अबंडेंस, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्जिस्ट करते हैं। अबंडेंस होता है प्रचुरता, बड़ी मात्रा में, इन बिग क्वांटिटी, एंड इवन फ्यूअर पीपल, और कुछ लोग विल एक्सपीरियंस, महसूस करेंगे, ये अनुभव करेंगे, देन हैव वॉकड थ्रू अंटार्कटिकास आइसी लैंडस्केप, कि वो अंटार्कटिका के जो बर्फीली जगहें हैं उन पर वो वॉक कर रहे हैं, कुछ ऐसा वो महसूस करेंगे, कुछ ऐसा उनको अनुभव होगा। देयर इज़ ऑल्सो द इमर्जिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी टू कंसिडर, जो ऑफ वर्ल्ड है वो भी इकोनॉमी की ओर, अर्थशास्त्र की ओर, फाइनेंस की ओर वो इमर्ज हो रहा है। द रिसोर्सेज दैट आर वैल्यूएबल इन ऑर्बिट, वो संसाधन जो ऑर्बिट में वैल्यूएबल है, ऑर्बिट होता है एक प्रकार से मतलब अक्ष पे घूमना, ऑर्बिट होता है घूर्णन। बियॉन्ड में बी वेरी डिफरेंट टू दोज वी प्राइज ऑन अर्थ, ये उससे मेरा डिफरेंट होगा जो हमको अर्थ पे प्राइज होता है। क्वेश्चंस ऑफ देयर स्टीवर्डशिप, स्टीवर्डशिप होता है गाइस परिचारक, जो इसी का क्वेश्चन है उनकी परिचारक का, हैव बियरली बीन ब्रोच कर लिया है, एंड द रेलेवेंट, ब्रोच होता है स्टार्ट करना, द रेलेवेंट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज़ फ्रेगमेंट्री होता है गाइज ब्रोकन, इम्परफेक्ट, जिसको बोल सकते हो टूटा हुआ। जो ये फ्रेमवर्क है उनका रेलेवेंट लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, वो बड़ा ही इम्परफेक्ट है। टू पुट इट माइल्डली, बिल्कुल धीरे से इसको पुट करना। स्पेस माइनर्स, जो ये स्पेस में काम करने वाले होते हैं, खानों में काम करने वाले होते हैं, लाइक देयर अर्थली काउंटर पार्ट्स आर ऑफन रिलेक्टेंट का मीनिंग होता है अनिच्छुक, बिना किसी इच्छा रखने वाला। टू एंगेज विथ सच क्वेश्चंस, कि वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस में इंगेज रहेंगे जो कुछ काम करने की भी इच्छा में नहीं है। वन स्पीकर एट लास्ट वीक्स स्पेस माइनिंग फोरम इन सिडनी, एक ऐसा ही कुछ स्पीकर पिछले हफ्ते स्पेस माइनिंग में फोरम में होता है गाइस, मंच पे सिडनी के ऑस्ट्रेलिया में, कंक्लूडेड विद अ प्ली, एक दलील के साथ उसने ये कंक्लूड किया कि दैट रेगुलेशन शुड बी अवॉइडेड, जो ये नियमीकरण है वो अवॉइड कर दिया जाना चाहिए। बट माइनर्स हैव मच टू गेन फ्रॉम अ ब्रॉड अग्रीमेंट ऑन दी फॉर प्रॉफिट, लेकिन जो माइनर्स हैं उन्होंने कुछ गेन कर लिया है उनके जो बिल्कुल विस्तारित अग्रीमेंट से उनके प्रॉफिट के लिए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पेस, कि वो स्पेस को एक्सप्लॉइट करेंगे, वहीं पे रहने की जगह देखेंगे। विदाउट कॉन्सेंसस, विदाउट के बिना, कॉन्सेंसस होता है सर्वसम्मति के बिना, सभी लोगों की सहमति के बिना। क्लेम्स विल बी डिस्प्यूटेड, जो ये दावे होंगे वो विवादित हो जाएंगे, इन पर बहस उठेगी। इन्वेस्टमेंट्स रिस्की एंड द गेन्स मेड इनसिक्योर, जो ये इन्वेस्टमेंट होगी वो बड़ी रिस्की होगी और जो गेन होगा वो बड़ा इनसिक्योर होगा। इट इज़ इन ऑल ऑफ आवर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट टू सीक वन आउट,
ये बड़ा ही लंबे टाइम तक चलने वाला इंटरेस्ट है, तो इस चीज़ के लिए इनको ध्यान से ढूंढना चाहिए सॉल्यूशन इस चीज़ का। तो चलिए पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 91, टू ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स गिवन अगेंस्ट डीप स्पेस ट्रैवल एंड माइनिंग आर। वो कौन सी दो स्टेटमेंट हैं, दो आर्ग्यूमेंट हैं जो डीप स्पेस ट्रैवल माइनिंग के बारे में है। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। द मिनरल बाउंटी एंड स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी कुड एनरीच अस, जो ये हमको एनरीच कर सकती है। देयर इज़ नो लाइफ ऑन एस्टेरॉयड एंड दस नो हैबिटेट टू ट्रेस। द स्पेस मैग्निफिसेंट डेसोल्यूशन इज़ नॉट आवर्स टू डिस्पॉयल। बिल्कुल सही, जो ये एक आर्ग्यूमेंट उठी थी उसके ऊपर की जो शानदार एकांती है वो हमारी नहीं है कि हम उसको चुरा लें। ग्लटिंग आवर सेल्स ऑन स्पेस रिचेस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव टू डेवलपिंग मोर सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि हम जो अंतरिक्ष की जो समृद्धि है उसको अपनी बना लें, उसको पृथ्वी पर एक अच्छा जीवन जीने के लिए उसको हमारे लिए कोई एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव वो नहीं है। ये दो आर्ग्यूमेंट्स थी जो इसके बारे में उठी थी, ऑप्शन सी एंड डी। ये तो सिर्फ फैक्ट थे, बट जो आर्ग्यूमेंट उठी थी वो सी एंड डी है, और जो सी एंड डी ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, द वर्ड होल्ड इन द फोर्थ पैराग्राफ। जो ये फोर्थ पैराग्राफ में होल्ड वर्ड आया है, मोस्ट नियरली मीन्स, इसका किससे मीनिंग है? मेंटेन बनाए रखना, ग्रिप रिस्ट्रेन रोकना, विदस्टैंड साथ में खड़े होना। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 1 मेंटेन, जो फोर्थ पैसेज के अकॉर्डिंग आया है। वट अकॉर्डिंग टू द पैसेज हैज़ हार्डली बीन डिस्कस्ड। पैसेज के अनुसार कौन सी चीज़ बड़ी मुश्किल से डिस्कस की गई है? क्वेश्चंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द रिसोर्स अवेलेबल इन स्पेस। बिल्कुल सही, यही डिस्कस किया गया, बाकी पढ़ लेते हैं। द मिनरल बाउंड्रीज अवेलेबल इन स्पेस वुड कैन रीच अस, ये बिल्कुल डिस्कस की गई है। दिस दैट सच बैरन एनवायरनमेंट आर वर्दी प्रिजर्विंग, दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल वॉक थ्रू द स्पेस प्रिस्टाइन एनवायरनमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल इन स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ अ फ्रैगमेंट्री। इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो फ्रैगमेंट्री का ऑपोजिट नहीं है? सबसे पहले तो गाइस आपको फ्रैगमेंट्री का मीनिंग पता होना चाहिए। उसका मीनिंग होता है गाइस एक प्रकार से ब्रोकन, जो टूटा हुआ है, और जो इम्परफेक्ट है, जो कि सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पीस मील। पीस मील इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पीस मील का मीनिंग होता है एक सीरीज में, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसका एक एंटोनिम नहीं है, बाकी इसके ये एंटोनिम है। एंटोनिम क्या होता है? जो अपोजिट मीनिंग वाला होता है, बिल्कुल। तो ये तो ब्रोकन होता है, इसका मीनिंग तो इम्परफेक्ट होता है। अनब्रोकन तो इसका अपोजिट हो गया। होल भी पूर्ण होता है और टोटल भी पूर्ण होता है। ये तो सभी तो इसके एंटोनिम हो गए, बट जो पीस मील है वो इसका एंटोनिम नहीं है, वो एक डिफरेंट मीनिंग रखने वाला वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 95, द मेन पर्पज़ ऑफ द लास्ट पैराग्राफ इज़ टू। जो ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था हमने इस पैसेज में, इसका क्या पर्पज़ है इस पैसेज में? तो चलिए हम ये ऑप्शन पढ़ते हैं। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्कॉर्डेंस अमंग स्पेस माइनर्स, अवॉइड रेगुलेशन इन स्पेस माइनिंग, डिस्प्यूट द क्लेम एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द स्पेस माइनर्स, फोकस ऑन द रिलक्टेंस ऑफ द स्पेस माइनर्स टू रिस्क इन्वेस्टमेंट इन स्पेस माइनिंग। इसका जो करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन नंबर 1 है, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्कॉर्डेंस अमंग स्पेस माइनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, which choice provides the best evidence for the answer to the previous question। इनमें से कौन सी चॉइस है, कौन सी चॉइस वो एक बेस्ट एविडेंस, एक बेहतर सबूत, एक बेहतरीन सबूत हमारे सामने पेश करती है ऊपर वाले क्वेश्चन के जरिए। स्पेस माइनर्स लाइक देयर अर्थली काउंटरपार्ट्स आर ऑफन रिलक्टेंट टू एंगेज विद सच क्वेश्चंस। One speaker concluded that regulations should be avoided. The resources that are valuable in the orbit beyond may be very different to those we prize on Earth. Without consensus, कि बिना सहमति के will be disputed होगा जो ये
उनका प्रपोजल है, इन्वेस्टमेंट रिस्की होंगे एंड गेम्स मेड इनसिक्योर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 97, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से हमने लेकर के एक अप्रोप्रिएट वर्ड इस ब्लैंक में फिल करना है। सी बिलीव्स दैट डैश ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि पर्यावरण की कौन सी चीज़ है जो हम सबके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्सेंसस, स्टीवर्डशिप, डिस्कवरी, माइनिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है स्टीवर्डशिप। स्टीवर्ड्स एक प्रकार से काम करने वाले होते हैं, जो ख्याल रखने वाले होते हैं। कॉन्सेंसस होता है सर्वसम्मति, डिस्कवरी खोज, माइनिंग खदानें होती हैं, और स्टीवर्डशिप यानी कि परिचालक इसके प्रति काम करना, जागरूक हो गए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, द सेंट्रल क्लेम ऑफ द पैसेज इज़ दैट। जो पैसेज का मुख्य दावा क्या है, दैट स्पेस माइनिंग हैज़ पॉजिटिव पोटेंशियल बट इट विल एंड अप एनकरेजिंग ह्यूमैनिटी reckless treatment of environment. Its effects should be thoughtfully considered before it becomes a reality. Such potential may not include replenishing resources that are disappearing on Earth. Experts disagree about the commercial viability of the discoveries it could yield. इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो है ऑप्शन नंबर सेकंड में। जो इसका इफ़ेक्ट है वो बड़ा विचारशील रहेगा, बिफोर इट बिकम अ रियलिटी, यानी कि इससे पहले इसको एक वास्तविकता बनाएं, इसको एक हमको विचारशील तरीके से इसके प्रभावों को सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड्स आर नॉट सिनोनिमस टू ईच अदर। इनमें से कौन से जो वर्ड्स के पेयर हैं जो सिनोनिमस नहीं है। लोक्वेसियस होता है गाइज बहुत ज़्यादा बात करने वाला। टॉकेटिव इसका बिल्कुल सही है। फ्लैगमेटिक, एक्साइटेबल। फ्लैगमेटिक का जो मीनिंग होता है गाइज वो होता है लेज़ी, और एक्साइटेबल होता है उत्तेजित। तो इसका जो करेक्ट आंसर गाइज ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा। फ्लैगमेटिक का जो मीनिंग होता है वो लेज़ी होता है, और एक्साइटेबल होता है उत्तेजित, बड़ा ही एक प्रकार से उत्साहित बोल सकते हो। पॉम्पस होता है दिखावा करने वाला। कंसीटेड भी दिखावा करने वाला होता है, पाखंडी एक प्रकार से। इनडिफैटिगेबल होता है जो कभी ना थके। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 100, द शोकल्स्की मेंशन्ड इन तिशानी दोषीज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इज। ये एक एनसीईआरटी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से पूछा गया क्वेश्चन फ्रॉम 9 to 12। यदि आप टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो आपको 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी की इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बता रही हूँ, 6 क्लास की और 6 क्लास की इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है वो हमने कम्प्लीटली इस चैनल पर डिस्कस कर दी गई। उसकी ब्रीफ समरीज अबाउट 32 वीडियोज़ आर देयर। हर एक चैप्टर के हमने 2 से 3 वीडियो में इसको समअप कर दिया है। अब यदि टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। और पीजीटी इंग्लिश की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो 9th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी है। एंड गाइस मैं आपको बिल्कुल वादा तो मैं करती नहीं, बट मुझे जितना हो पड़ेगा एसटेट के एग्ज़ाम तक एनसीईआरटी को मैं समअप करने की कोशिश करूँगी 12th क्लास तक। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6 to 12 तक इंग्लिश ब्रीफ समरी एनसीईआरटी इंग्लिश, ऐसे नाम करके एक प्लेलिस्ट बनी है। आप उसको विजिट जरूर करना यदि आप टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो। इस क्वेश्चन में देखिए क्या आंसर रहेगा। जो इस शोकल्स्की है मेंशन्ड इन तिसानी दोषी जर्नीज एंड, जो शोकल्स्की है वो जो तिसानी दोषी की जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ मेंशन किया गया इसमें क्या है वो। इस सबमरीन है कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑपरेशन अंडर वाटर। The helicopter that was used to rescue passenger from the stranded ship, और रिसर्च शिप है जो आर्कटिक और अंटार्कटिक एक्सपीडिशन से थी। द मिरेकल एयरप्लेन दैट कैन लैंड ऑन वाटर। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी कि एक रिसर्च है जो शोकल्स्की है, एक रिसर्च शिप है फॉर आर्कटिक एंड अंटार्कटिक एक्सपीडिशंस। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली तरीके से सही है। द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स वर, यहाँ पे जो ये वर है वर नहीं आना चाहिए था, वाज आना चाहिए था, क्योंकि जो यहाँ पे वाज और वर हेल्पिंग वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगी। जो सब्जेक्ट है द स्टेट वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वाज लगेगा। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज़, बिल्कुल सही है ये। जो राइज एंड फॉल है वो टाइड के
वो किसकी वजह से होते हैं, ल्यूनर इन्फ्लुएंस की तरफ से। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। द चेयरमैन विद द डायरेक्टर आर, यहाँ पे आर की बजाय इज आना चाहिए था। जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। संस्कृत एज वेल एज अरेबिक, अरेबिक के साथ साथ जो संस्कृत है वो वहाँ पे सिखाई जाती है, तो वाज की जगह वर की जगह वाज आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस विद एडजेक्टिव फ्रेज। हमने इनमें से जो सेंटेंसेस एडजेक्टिव फ्रेज के हैं उनको बताना है कौन से हैं। एडजेक्टिव फ्रेज यानी कि जो नाउन को क्वालिफाई करने वाली फ्रेजेस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और 2, द बॉय विद रेड स्लीव्स फेल टू द ग्राउंड, जो लड़का था रेड स्लीव के साथ वो ग्राउंड पे गिर गया। तो क्या ये एडजेक्टिव फ्रेज है? बिल्कुल है ये एडजेक्टिव फ्रेज, उसको एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है विद रेड स्लीव्स। नेक्स्ट है गाइज, इसको ऑप्शन है जो देखिए, द बॉय हु इज सिटिंग, यहाँ पे सिर्फ ये नाउन क्लोज है, नाउन एडवर्ब है ये, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। द बॉय हु इज स्माइलिंग, वो सिर्फ स्माइल कर रहा है, इज माई फ्रेंड। द एलिफेंट विच इज चेन्ड बिलोंग टू द टेम्पल, जिसको चेन किया गया है वो टेम्पल से बिलोंग करता है। सी बोट द हाउस, उसने वो घर खरीदा है जिसके लार्ज पेंटेड ग्लास विंडोज़ हैं। तो ये जो ये दो ऑप्शन है वो है एडजेक्टिव फ्रेज एग्जाम्पल, दो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन द सेम एज द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो सेम मीनिंग वाला नहीं है जो कि अंडरलाइन वर्ड है। ही वॉज विजिबली मूव्ड, विजिबली होता है एक प्रकार से जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, आसानी से दिखने वाला होता है, इसको बोल सकते हैं। अपेरेंटली होता है बिल्कुल दिखते हुए, नोटिशिएबली ये भी होता है, ऑब्वियसली बिल्कुल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड में, यानी कि इम्परसेप्टिबिलिटी। इम्परसेप्टिबिलिटी होता है अप्रत्यक्ष रूप से, कि बहुत ही छोटा जिसको हम नहीं देख सकते, जो आंखों के सामने नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी जो ये तीनों ऑप्शन है वो इसके ही सिनोनिम है विजिबली के। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीमोरन। जो ये ऑक्सीमोरन है वो एक फिगर ऑफ स्पीच से लिया गया क्वेश्चन है, और जो ये टॉपिक है बिल्कुल छोटी सी एक शॉर्ट ब्रीफ वीडियो में चैनल पर प्रोवाइडेड, आप उसको ज़रूर विजिट करना। इंग्लिश ग्रामर करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको ज़रूर विजिट करना। सभी फिगर्स ऑफ स्पीच उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं विद एग्जाम्पल्स। तो ऑक्सीमोरन क्या होता है? ऐसे दो शब्द जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हों। तो इनमें से कौन सा है जो ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल नहीं है? तो ये नोट वाले क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। डेलिब्रेट मिस्टेक बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। फुलिश इडियट ये एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसमें फुलिश भी मूर्ख होता है और इडियट भी मूर्ख होता है। ओरिजिनल कॉपी, जब कोई चीज़ ओरिजिनल है तो उसकी कॉपी कैसे हो सकती है? ऑर्गेनाइज्ड मैस, जब कोई चीज़ ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से तो वो गड़बड़ वाली कैसे हो सकती है? मैस होता है गड़बड़। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फुलिश इडियट वाला। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, विच लाइन्स फ्रॉम एलिजाबेथ जेंकिंग्स पोएम डू नॉट फोकस ऑन द जनरेशन गैप between father and the son. We speak like stranger, there is no sign of understanding in the air. हम स्ट्रेंजर की तरह फील करते हैं और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है हवा में हमको समझने का। This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Dash I would have him prodigal returning to his father's house, the house he knew, rather than see him make and move his world. फोर्थ ऑप्शन देखिए, आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा इस वो ऑप्शन नंबर थर्ड में, यानी कि ये लाइनें हैं जो जनरेशन गैप के ऊपर फोकस नहीं करती फादर और सन के। तो जो ये कुछ लाइनें हैं वो एलिजा जेंकिंग्स की पोएम की लिखी हुई है जो जनरेशन गैप को फोकस नहीं करती। बाकी जो तीन ऑप्शन है इसमें वो जनरेशन गैप पर फोकस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस, क्वेश्चन नंबर 106, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन। इसमें हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है इस सेंटेंस को। दे लाफ्ड एट हिज वार्निंग्स एंड ऑब्जेक्टेड टू ऑल हिज
प्रपोजल्स, वो उसकी वार्निंग पर हंसे एंड ऑब्जेक्टेड टू ऑल हिज प्रपोजल, दे लाफ्ड एंड ऑब्जेक्टेड टू हिज वार्निंग्स एंड प्रपोजल्स रिस्पेक्टिवली, एट हिज वार्निंग दे लाफ्ड एंड टू ऑल हिज प्रपोजल दे ऑब्जेक्टेड, हिज वार्निंग्स वर लाफ्ड and all his proposals were objected to, at his warnings they were laughing and all his proposals they were objected। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर थर्ड में, his warnings, जो उसकी वार्निंग थी, were laughed at and उनको हंसा गया, जो वार्निंग्स थी उनको पर हंसा गया और जो प्रपोजल थे वो ऑब्जेक्टेड, एंड ऑल हिज प्रपोजल्स वर ऑब्जेक्टेड टू। जो प्रपोजिशन साथ में लगी गाइज हमने उनको मिस नहीं करना, वो वहीं पे लगाने हैं जहाँ पे वो लगे हैं ठीक वर्ब के बाद ही, जैसे यहाँ पे लगे हैं लाफ्ड के बाद एट और ऑब्जेक्टेड के बाद टू। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जो ओनोमेटोपिया का उदाहरण नहीं है। हेल इज़ रैटलिंग, बिल्कुल सही, यहाँ पे है ये। द किंगफिशर फ्लू फास्ट लाइक पीस ऑफ द, यहाँ पे हमको कोई भी ऐसा वर्ड नहीं दिख रहा जो कि रियल के साउंड के जैसा वो हमको लगता हो। यहाँ पे रैटलिंग है और यहाँ पे सिजल्ड है, यहाँ पे क्रीक है कि जो ब्रांचेस थी वो क्रीक हो रही थी, कड़क कड़क के वो टूटने की आवाज़ आती थी जैसे लकड़ी की। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन सीज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई नथिंग हियर, प्रिंसेस डू नॉट प्ले अस कंपेयर टू दिस एंड ऑनर्स मिमिक ऑल वेल्दी एल्कमी। इस क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा सिमिली होगा, मेटाफोर होगा, एपिथेट होगा या सिनेक्डोशी होगा। इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेटाफोर। क्यों होगा? सीज ऑल स्टेट्स, यहाँ पे किसी की तुलना बिल्कुल एकदम उसके ऊपर थोप के की गई है। जैसे हम ये बोल देते हैं ही इज़ लाइक अ लायन, वह एक शेर के जैसा है, तो उसकी कंपेरिजन शेर से की गई है। तो लाइक वर्ड लगाते हैं हमको पता चल जाता है कि वो सिमिली में होता है जहाँ पे हम एज और लाइक जैसी वर्ड्स यूज़ करते हैं। बट मेटाफोर में हम कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली किसी के भी ऊपर कंपेरिजन को थोपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 109, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द स्टूडेंट लाफ्ड एंड डैश फ्रॉम हिम, बच्चे उस पर हंसे और उन्होंने क्या कर दिया। क्लोज डाउन, ड्रॉप्ड इन, फेल अपार्ट, एज्ड अवे। क्लोज डाउन होता है गाइस बंद कर देना, ड्रॉप्ड होता है गिर जाना, फेल अपार्ट अलग हो जाना, या फिर एज्ड अवे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा एज्ड, उसके ऊपर हंसे और उसको किनारा लगा दिया, एक प्रकार से उसको रास्ते से हटा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ नाउन, इनमें से कौन सा एक वर्ड नाउन है, यानी कि सेंटेंस में एज सब्जेक्ट वी कैन यूज़। अराइव वर्ब है, असेंबल भी वर्ब है, ऑब्जर्व भी वर्ब है, बट जो डिस्टर्बेंस है वो एक नाउन है। गाइस एक वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप वर्ब से नाउन बना सकते हो, कुछ 2-4 रूल हैं, बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो होगी, आप उसको भी ज़रूर देखना, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप किसी भी वर्ब को नाउन कैसे बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इनमें से कौन से सेंटेंस गलत हैं। डू यू प्ले द क्रिकेट एट स्कूल, सी हैज़ डांस फॉर 2 hours लास्ट नाइट, ही गेव हिज ब्रदर अ टाइपराइटर, सी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन अवर क्लास, वो हमारी क्लास में सबसे छोटी लड़की है। इनमें से गाइज जो सेंटेंसेस गलत हैं वो हैं गाइज, डू यू प्ले द क्रिकेट, क्रिकेट से पहले दा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे ये एक्सेसरी हो रहा है। सी हैज़ डांस्ड फॉर 2 hours लास्ट नाइट, हैज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगाना था। कोई काम अभी अभी कंप्लीट हुआ तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे पास्ट सिंपल यूज़ होगा क्योंकि वो लास्ट नाइट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When Hemingway's novel The Old Man and the Sea begins, how many days had it been since Santiago last caught a fish? जो ये नॉवल था हेमिंगवे का द ओल्ड मैन एंड द सी, कब शुरू हुआ था और कितने दिन बाद ये सैंटियागो के लास्ट कोर्ट से मछली पकड़ी गई थी। तो 77 डेज, 3 days, 84 days, 48 days। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 84 days।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 113, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बतानी कौन सी होगी। द जनरल एड्रेसिंग हिज म्यूटिनस ट्रूप्स सेड, यू हैव ब्रोट डिस्ग्रेस अपॉन अ फेमस regiment. If you had grievances, why did you not lay them before your own officers? Now you must suffer punishment for your offense before your complaints can be heard. क्वेश्चन नंबर 113 का जो करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी लेंदी हैं। और जो ये गाइस टॉपिक हैं, दो, नरेशन और वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये आपको किसी भी, यदि आप टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करने, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर 1। द जनरल टोल्ड, जनरल ने बताया उसके म्यूटिनस ट्रूप्स को, दैट दे हैड ब्रोड। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट को सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। हैड ब्रोड एड्रेसिंग संबोधित कर रहा था, लेकिन उसको बता रहा था जनरल टोल्ड हिज म्यूटिनस ट्रूप्स, जो पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसको पास्ट परफेक्ट में कि हैड ब्रोट डिसग्रेस अपॉन अ फेमस रेजिमेंट। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू हैड ग्रीवेंसेज, इफ़ दे हैड ग्रीवेंसेज वाई डिड यू नोट। अब ये पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। वाई हैड नोट लेड, लेकिन सेकंड फॉर्म लेड देम बिफोर देयर ओन मास्टर्स, नाउ दे मस्ट सफ़र पनिशमेंट फॉर देयर ऑफेंस बिफोर दे कंप्लेंट्स कुड बी हर्ड। कैन को हम कुड में चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल सभी रूल्स को आपने अच्छे से फिल करना है, अच्छे से देखना है उनको। सेड टू को टोल्ड में बदलना है, सेड का सेड ही रहेगा, से का से रहेगा, सेज टू को टेल्स में चेंज करना है। जो प्रेजेंट वाले चारों पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनको हमने पास्ट के चारों जो पार्ट है उनमें चेंज करना होता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल को हम पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। फ्यूचर वाले कभी भी चेंज नहीं होते हैं, और जो पास्ट इंडेफिनिट वाले हैं उनको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाले हैं उनको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले टेंसेस में यूज़ करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द फॉलोइंग पैटर्न। हमने इस पैटर्न वाले सेंटेंस को बताना है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हो, फिर उसके बाद वर्ब हो, फिर नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, और साथ में वो फ्रेज भी हो सकती है। तो चलिए, दे, इसको हम एज सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, वर्ब, फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, थीफ, उसके बाद जो ये पास्ट पार्टिसिपल रनिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है इसके अंदर, और ये फ्रेज हो सकती है अवे। तो अकॉर्डिंग टू मी जो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही, इसका क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका जो करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए, ही विल नीड लुकिंग, यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं दिया गया है। ही बिगेन टॉकिंग अबाउट हिज फैमिली, यहाँ पे भी कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं दिया गया वर्ब के बाद। ही प्रेफर्स वॉकिंग, यहाँ पे भी कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, डायरेक्टली पार्टिसिपल दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज एन इन द एक्टिव वॉइस। इनमें से जो कौन सा सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है। वॉल्स हैव बीन सीन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती है, ये पैसिव वॉइस में है। द इंजर्ड प्लेयर वाज बीइंग कैरिड ऑफ, ये भी पैसिव में है। द ओल्ड न्यूज़पेपर वर थ्रोन, ये भी पैसिव में। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द जू, जो ये है ये एक्टिव में। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, विच पार्ट इज़ इनकरेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। इस गिवन सेंटेंस में कौन से जो इनकरेक्ट है, जो सेंटेंस दिए गए 4, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। एज फार एज द एक्सपोर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ कंसर्न, दिस इज़ लकली अ सब्जेक्ट डू ऑन द ओपिनियन, डू नॉट स्टॉप एट पॉलिटिकल बाउंड्रीज, thinking people of Europe are just disturbed by the depletion of Indian wildlife as we are। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है डू नॉट स्टॉप एट पॉलिटिकल बाउंड्रीज। इसमें ये इनकरेक्ट है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज पर मत रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117,
विच इज़ द ओड वन आउट, इनमें से कौन सा एक अलग है। दे डिड वेरी लिटिल वर्क दैट डे, वी शैल मेक एन अनाउंसमेंट टुमारो, आई कांट स्टैंड ट्रैवलिंग इन द रश आवर, द कंपनी हैज़ बोट सेवरल न्यू एयरक्राफ्ट्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर थर्ड में। ये इनसे अलग क्यों है ओड वन आउट, क्योंकि ये नेगेटिव है। हर एक में कुछ न कुछ बात पॉजिटिव हुई यानी कि हुआ है, बट जो ये वाला है वो नेगेटिव है, इसमें नोट यूज़ हुआ है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से कौन सा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। गुडनेस, लाफ्टर, स्लेवरी, ब्यूटीफुल, इनमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है वो है ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 119, इन विच ऑफ द sentences given below the word panel is used in a different sense than other. Just as Hobart Grooms told the jury panel he had heard the report, the mask from Bawa villages in Mari took the long panels of decorated wood. The panel is laying ground. Though through the many round tables, workshop, panel discussions, consents were reached. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सेकंड है। बाकी सभी में जो ये सेम मीनिंग में यूज़ हुआ है, इसमें कुछ अलग में यूज़ हुआ है। लुक लाइक, जो ये उसकी तुलना की गई है बावा विलेज इन माली लुक, जो ये था द मास्क फ्रॉम बावा विलेज, बावा विलेज से जो मास्क थे वो माली लुक में बिल्कुल पैनल की तरह दिख ले, उसकी तुलना की गई है, डायरेक्ट पैनल को एड्रेस नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, वॉचिंग द कुकरी प्रोग्राम ऑन टीवी हैज़ रियली डैश माई एपेटाइट, एपेटाइट होता है भूख, फॉर ट्राइंग सम न्यू रेसिपीज़, वोटर्ड, वेटेड, वाटेड। और क्वेश्चन नंबर 120 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि वेटेड। वेटेड होता है गाइस एक प्रकार से उठाना, रियली उठा दिया उन्होंने, उसकी भूख को बढ़ा देना एक प्रकार से। वोटेड होता है पानी लाना, वेटेड होता है वेलकम करना, और वोटेड जैसे कुछ वर्ड है नहीं गाइस डिक्शनरी में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वेटेड, यानी कि उसको रेज अप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पार्टी वॉज रियली डिस्ट्रप्टिव, द नेबर्स प्लीडेड डैश फॉर देम टू टर्न म्यूजिक डाउन, इनइफेक्चुअली, नॉइजली, हैसली, सीवियरली। ये होगा इनइफेक्चुअली, बड़े प्रभावी तरीके से उन्होंने म्यूज़िक को टर्न डाउन कर दिया, अप्रभावी तरीके से। इफेक्चुअली होता है प्रभावी तरीके से, इनइफेक्चुअली अप्रभावी तरीके से। इन टेनिसन्स पोइम यूलिसिस, जो टेनिसन की पोइम है यूलिसिस, हाउ डज यूलिसिस फील अबाउट हिज होमलैंड, उसकी होमलैंड के बारे में वो कैसा फील करता है। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रही हूँ इसमें, ही इज़ थोरोली डिसकंटेंटेड एंड यर्न्स टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर अगेन, वो बड़े डिसकंटेंटेड हैं कि असंतोषी वो फील करता है, और वो ललक होते हैं उसमें ट्रैवल करने की और इसको दोबारा एक्सप्लोर करने की, दोबारा खोजने की। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले, विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, व्हाट कंडीशन मस्ट द प्रिंस ऑफ मोरक्को एग्री टू बिफोर ही मे चूज फ्रॉम अमंग द कास्केट्स इन ऑर्डर टू मैरी पोर्सिया। जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, क्या कंडीशन होती है मोरक्को के प्रिंस की, जो कि एग्री करता है इससे पहले कि वो चुनेगा कास्केट में से जो पोर्शिया शादी करने का प्रपोजल है उससे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इफ़ ही चूजेस रॉन्ग, यदि वो गलत चूज़ कर लेता है, ही विल नेवर मैरी, वो कभी भी शादी नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको जो ये प्ले हैं उनकी जो समरी है वो बिल्कुल पढ़ लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक द ओड वन आउट, इनमें से एक को हमने पिक करना है जो कि दूसरों से अलग हो। सुप्रीम होता है दूसरों से जो बिल्कुल श्रेष्ठ है, सेकंड है जो अनपैरेलल्ड, फिर है पैथेटिक, फिर है स्टर्लिंग। इसमें जो अलग है गाइस वो है पैथेटिक, यानी कि दयनीय। स्टर्लिंग का मतलब क्या होता है गाइस, जो वास्तविक हो, और अनपैरेलल्ड जो कि असमानांतर हो, दूसरों के कोई दूसरा ना हो जिससे उसकी तुलना की जा सके। सुप्रीम होता है श्रेष्ठ, बट पैथेटिक होता है दयनीय, जो इससे अलग है। क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डील विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा है जो भारत के हिस्से यानी कि भारत के विभाजन से संबंधित नहीं है। खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान, भीष्म साहनीस तामस, वापसी सिधावास आइस कैंडीमैन, मुंशी प्रेमचंद गोदान।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइस वो ऑप्शन नंबर 4 मुंशी प्रेमचंद गोदान, जो ये उनका उपन्यास है, उनका नोवेल है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये पार्टीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन। इनमें से कौन सा जो वर्ड है, कौन सा सेंटेंस है जिसमें एडवर्ब यानी कि एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। Alexa thought the new cafe would be cheap, but it is extremely expensive. My friend's brother was injured accident and police incredibly helpful. Look at Sani's car, it has been completely destroyed. The room had been painted in a strange way. The walls were unusually flamboyant. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि वो नष्ट हो गई तो ये उसकी कोई विशेषता नहीं है। कम्प्लीटली तो एडवर्ब है बट डिस्ट्रॉयड उसकी कोई विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड। इनमें से जो किसकी स्पेलिंग है वो गलत है। ये भी स्पेलिंग सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट जो ये वाली है वो गलत है। कैसे गलत है? जो यहाँ पे ओ आया है यहाँ पे यू आना चाहिए था। इसकी जो स्पेलिंग होती है कॉम्पंक्शन होता है, ये कॉम्पंक्शन होता है जिसका मतलब होता है पछताना एक प्रकार से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन द बुकर प्राइज़ फॉर लिटरेचर ट्वाइस। इनमें से किसको लिटरेचर प्राइज़ मिला है? बुकर प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए, वो भी 2 बार मिला है। किसको मिला है? वो मिला है मार्गरेट एटवुड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर नॉट रिटन बाय महात्मा गांधी। इनमें से कौन से जो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखे गए हैं? स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये बिल्कुल महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज भी इसके द्वारा लिखा गया है। बट जो एनिहिलेशन और कास्ट है और शांतराम है, ये महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी और डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड हैज़ नॉट बीन करेक्टली ट्रांसक्राइब फोनेटिकली। इनमें से कौन से जो इंग्लिश वर्ड है जिनकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो गलत लिखी हुई है? एलियन की, एक्टिव की, एलर्जी की या एब्जर्ड की। इनमें से जो गलत लिखी हुई है गाइस वो एलर्जी की ही लिखी हुई है। एलर्जी, एलर्जी में ऐसे लॉन्ग अर वाली साउंड आती है, तो ये इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और जो ये टॉपिक है गाइस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आप इसको सीखना चाहते हो तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड सिंबल्स। उसमें लगभग 8 से 10 वीडियोस हैं जिनको देखने से आपको जो टॉपिक है और जो फोनेटिक सिंबल्स हैं वो अच्छे से लर्न हो जाएंगे। सो यू मस्ट विजिट दैट प्लेलिस्ट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 131, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2018 एंड 19 हैज़ बीन गिवन टू। ये किसको दिया गया था? ये गाइस जो दिया गया था वो एक तो ओल्गा टोकरजक को दिया गया था और एक पीटर हैंकी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए एंड सी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द इंग्लिश वर्ड फोटोग्राफ। फोटोग्राफ की जो करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए में ही है। फ के बाद ओ, फोटो, फोटोग्राफ। इसके लिए आपको वो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लेनी चाहिए क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चंस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से पूछे जाते हैं, टीजीटी इंग्लिश में भी और पीजीटी इंग्लिश में भी। क्वेश्चन नंबर 133, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस विद नाउन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंसेस। इनमें से कौन कौन से सेंटेंस है जिनमें नाउन क्लॉज दिया गया है? हु विल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट इज नॉट सर्टेन, ही केम टू टेल मी एंड दैट द स्कूल वाज क्लोज्ड, द गिफ्ट दैट रवि ब्रोट वाज द बेस्ट, वी वेंट इनटू द रूम वेयर एवरीवन हैड गैदर्ड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर, ये है एक तो नाउन क्लॉज इसमें और एक ये है ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गाइज अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ए एंड बी, इनमें ही नाउन क्लॉज है। हु विल बी सिलेक्टेड, ही केम टू टेल मी दैट द स्कूल वॉज क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसिडर्ड टू बी हिज मैग्नम ओपस। किस वर्ड को मैग्नम ओपस बोला जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिटरेचर में पूछा जाने वाला वो वर्ड है। जो वर्क है वर्ड्सवर्थ का वो है द प्रेल्यूड, इसको मैग्नम ओपस कंसिडर किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? द लेटर एस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग 4 डिफरेंट सी, शुगर, नोज, विजन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो ये एस लेटर है वो इन चारों वर्ड में अलग अलग साउंड करता है। सी में अलग, शुगर में अलग, नोज़ में अलग, विजन में अलग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसको फॉल्स वाली कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ए जिसमें आंसर नहीं होगा, एक तो इसमें है, ए वाला आंसर हमारा नहीं है। तो चलिए हमको बाकी के ऑप्शन भी देखने होंगे। द फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड इन द इंग्लिश वर्ड ओशन इज सेम एज द लास्ट कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश वर्ड पुश। जो ये कॉन्सोनेंट है इसमें वो कौन सी वाले से अलग है? बिल्कुल सही है ये ओशन। जो श की साउंड यहाँ पे आ रही है वही श की साउंड पुश में आ रही है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ट्रू है। द इंग्लिश वर्ड हाई बिगिनस एंड एंड्स विद द सेम साउंड। अब देखिए लिखा तो सेम लेटर से जा रहा है, एच से शुरू हो रहा है और एच से खत्म हो रहा है, बट हाई, लेकिन जो उसकी साउंड है वो इनिशियल और लास्ट वाली साउंड अलग अलग है। तो ये फॉल्स हो गया, सी वाला फॉल्स हो गया। द इंग्लिश वर्ड्स वॉइस एंड नॉइज एंड विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, बिल्कुल गलत। इसको हम वॉइस बोलते हैं, इसको हम नॉइज बोलते हैं। तो सी और डी वाले गलत हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। स्टेटमेंट सी एंड डी आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से कौन सा है जो ट्रू है? हमने जो स्टेटमेंट ट्रू है हमने वो बतानी है। द इनिशियल साउंड इन द इंग्लिश वर्ड विंडो इज़ नॉट सेम एज द फाइनल विंडो। बिल्कुल सही, अलग होती है, ये सेम नहीं होती है। जैसे विंडो में स्टार्टिंग में भी डब्ल्यू है और लास्ट में भी डब्ल्यू है, बट जब इसको बोलते हैं स्टार्टिंग में हम व बोलते हैं और लास्ट में ओ बोलते हैं, विंडो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द वोवल इन द इंग्लिश वर्ड, जो इंग्लिश वर्ड वोवल कोट है एंड दैट इंग्लिश वर्ड जो फूल में है, उनको सेम डिग्री ऑफ लिप उतने ही होठों को गोल करते हुए बोला जाता है, कोट फूल। बिल्कुल गलत है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हमारा ऑप्शन ए वाला मिलेगा एक। तो अगली स्टेटमेंट देखिए, द लेटर यू इन इंग्लिश ऑलवेज रिप्रेजेंट द सेम साउंड। बिल्कुल गलत। कई बार जो यू है वो ऊ की साउंड देता है और कई बार ये अ की साउंड देता है, तो ये वाली भी गलत हो गई। द लेटर एस इन द इंग्लिश वर्ड शुगर रिप्रेजेंट्स द सेम साउंड एज इन द टी आई इन द वर्ड नेशन। शुगर और नेशन ये बिल्कुल सेम साउंड दे रहे हैं, बिल्कुल सही है ये वाली स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा इस 136 का वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और डी वाली स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 गलत हैं। 137 देखिए, इन सैमुअल टेलर कोलरिज पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर व्हाट हैपन शॉर्टली आफ्टर द एल्बाट्रोस अपीयर्ड। क्या हुआ था एल्बाट्रोस के अपीयर्ड होने के थोड़ी देर बाद ही? इसका आंसर होगा द आइस क्रैक्ड एंड द शिप वाज एबल टू स्टीयर थ्रू। 138 देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिलो। जो ये स्लीपलेस पिलो, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है गाइस? तो ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखिए, स्लीपलेस पिलो, पिलो कैसे स्लीपलेस हो सकता है? वो तो आदमी स्लीपलेस है जो पूरी रात सोया नहीं है, पिलो कैसे स्लीपलेस हो सकता है? तो ट्रांसफर्ड एपिथेट यानी कि किसी एक ही क्वालिटी को दूसरे के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो है चैनल पर, यू मस्ट विजिट दैम इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दीज फिगर ऑफ स्पीच। इन आर के नारायण्स नेम व्हाट डू द इनिशियल आर के नारायण के नाम में जो आर के है उसका क्या मतलब है? रासीपुरम कृष्णा स्वामी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। पर्ल एस बक्स द एनिमी डील्स विद। जो पर्ल एस बक का जो नॉवल है द एनिमी किस चीज़ के साथ डील करता है? वो डील करता है गाइस, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ। इसके जो चारों ऑप्शन ही करेक्ट हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 में होगा। आप ऑप्शन रीड कर देना ताकि वीडियो लेंदी ना हो, आपको सिर्फ एक PYQ का आइडिया हो जाए, उसके लिए मैंने वीडियो बना रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 141, मैच द वर्ड विद देयर डिस्क्रिप्शंस। हमने इन वर्ड्स को मैच करना है। एथिस्ट, एथिस्ट कौन होता है? नास्तिक, यानी कि जो भगवान में विश्वास ना करे, यानी कि डिसबिलीवर इन गॉड। ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा? 3rd। अब 3rd देखिए किस में है? 2 ऑप्शंस में है ये। एसेटिक, एसेटिक कौन होता है गाइज? जो तपस्वी होता है। एसेटिक कौन होता है गाइज? जो तपस्वी होता है। तो ये किसके साथ मैच होगा? वन हु लीड एन ऑस्टियर लाइफ,
बी का 4, किस में है बी का 4? फर्स्ट ऑप्शन में ये बी का 4, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। पेडेंट, पेडेंट क्या होता है गाइज? ये होता है रूढ़िवादी, जो पुरानी बातें मानता हो। वन हु ऑस्टेंसेस अबाउट हिज लर्निंग। साइकोफेंट, वन हु एड्यूलेट्स। साइकोफेंट होता है गाइज जो चापलूसी करता है एक प्रकार से। 142 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। डायरेक्ट मैं इसमें भी आपको आंसर ही बता रही हूँ कौन कौन से इसमें कॉम्प्लेक्स हैं। तो जो इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं गाइस वो हैं, एक तो ये सी वाला और एक ये डी वाला। इफ़ इट डजंट रेन वी विल श्योरली कम, इफ़ वी डोंट नो वेयर दे कम फ्रॉम। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इन रिपोर्टेड स्पीच। इनमें से कौन सा है जो रिपोर्टेड स्पीच का एग्जाम्पल है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज, बस यही ऑप्शन है इसके। 143 का जो करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 3 है। ही सेड दैट ही डज नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम एंड ऑर्डर्ड देम टू गो। ये गलत है, बाकी सही है इसके बारे में। जो फॉलोइंग रिपोर्टेड स्पीच है बाकी तो सही है, बट ये वाला गलत है। रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा क्या होता है, जो टेंस होता है वो चेंज होता है। अब यहाँ पे देखिए, ही सेड, ये वाला गलत हो गया यहाँ पे। ऑफन सेज टू मी दैट आई डोंट, ये टेंस बिल्कुल भी होता है जो स्टार्टिंग में होते हैं, बट यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में पास्ट है, फिर बीच में प्रेजेंट दे दिया गया है, तो ये गलत है। 144 देखिए, ही इज़ अ चेयरफुल पैसिमिस्ट। ये किस का एग्जाम्पल है? इसका जो एग्जाम्पल है वो ऑक्सीमोरन का, यानी कि दो अपोजिट वर्ड। चेयरफुल जब वो खुश है तो वो पैसिमिस्ट निराशावादी कैसे हो सकता है? ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी जो बुरी चीज़ों में अच्छाई ढूंढे, और पैसिमिस्ट होता है जो अच्छी चीज़ों में बुराई ढूंढे, यानी कि निराशावादी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट रेफर टू मैनर ऑफ वॉकिंग। इनमें से कौन सा एक वर्ड चलने का एक तरीका नहीं है? हैगल, ट्रज, स्ट्राइड, वेडल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि हैगल। हैगल का मतलब होता है एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा मोल तोल करना, बार्गेनिंग करना किसी के साथ। ट्रज होता है पैदल चलना, और स्ट्राइड होता है लंबे लंबे ढंग पर लंबी लंबी छलांगे मार के चलना, और वेडल होता है बिल्कुल लंबे लंबे कदम लेना, और ये होता है छलांगे मार के चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 146। काल्की की स्टोरी में जो टाइगर किंग है, हाउ डज द महाराजा अपीज द ब्रिटिश ऑफिसर हु विश्ड टू हंट द टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1, द महाराजा सेंट एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। 147 देखिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट। जो ये अंडरलाइन पार्ट है वे क्या है? स्केर्सली, टचड, बढ़ते हुए टच, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब है। 148 देखिए, इसमें हमको मैच करने फिर से आंसर्स। हैव इची फीट। इची फीट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से रेस्टलेस होना, बिल्कुल आराम न करने वाला जो ट्रैवल करना जिसको एक प्रकार से पसंद हो। गेट कोल्ड फीट, यानी कि बिल्कुल अपने किसी डिसीजन के ऊपर पछतावा करना। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, गलत कदमों पे चलना, यानी कि स्टार्ट ऑफ इन ए बैड वे, गलत तरीके से स्टार्ट करना। फाइंड योर ओन फीट, ये तो एक ही बच्ची का फील फेमिलियर विद द। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसमें सभी ऑप्शन मैच करते हैं। 149 देखिए, इसमें भी हमने ऐसे ही मैच करना है। टू लॉस फेस, अपनी एक प्रकार से चेहरा खो देना, यानी इमेज खो देना, तो इसमें क्या होगा, यानी कि अपनी मतलब लेस रिस्पेक्टेड बनना दूसरों के सामने, अपनी इज्जत खो देना। टू फेस अप टू, सामना करना, यानी कि जो मतलब मुश्किलें हैं उनका सामना करना। टू डील विद समथिंग बैड और अनप्लेजेंट इन अ डायरेक्ट वे। इन द फेस ऑफ इट, इन अ सिचुएशन वेयर देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी और डेंजर। ऑन द फेस ऑफ, हाउ अ सिचुएशन सीम टू बी सरफेस। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑन द फेस ऑफ, इसका सरफेस कैसा है, ये ऊपर से कैसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ और हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। इनमें से कौन सी वीमेन राइटर को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है गाइस? वो मिला है पर्ल एस बक को, टोनी मॉरिसन को, एलाइस मुनरो को, बट मार्गरेट एटवुड को ये नहीं मिला है अभी तक। ऑप्शन नंबर A, B एंड C,
थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जो एस्टेट पीजीटी का एग्ज़ाम था 2020 में हुआ उसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के 60 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन बी notified whenever any upload any another educational videos. Bye bye, have a nice day. Thanks for watching the video.